गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संसाधन और विकास के आगे कंटिन्यू करेंगे। संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियाँ, संसाधनों का ह्रास, कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित करना, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। तो संसाधन के विकास में आने वाली देखो ये इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं जहाँ पर जो अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि इस तरीके के संकट खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो ध्रुवों पर, जो पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलने लगी है, जिसके कारण क्या है कि वो समुद्र में जाकर नदियों के द्वारा समुद्र में जाकर मिल जाता है वही पानी, और फिर क्या होता है कि समुद्र का तल जो है वो बढ़ जाता है और इसमें कई सारे आइलैंड्स डूबने लगे हैं अब। ठीक है। ओजोन परत की कमी, अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो हमारा जो वातावरण है वो बहुत गर्म होता जाएगा। एक तो इससे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और समुद्र तल बढ़ रहा है। दूसरी बात ये होती है कि इससे ओजोन परत भी डिप्लीट हो रही है, यानी कि ओजोन परत जो कि हमारे आसमान में देखो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है, ये पृथ्वी के आसपास है ना, ओजोन परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है। तो ये ओजोन परत अगर नहीं होगी तो हमें स्किन कैंसर मतलब टाइप की इस तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो ये ओजोन परत बहुत ज़रूरी है पृथ्वी को कवर करने के लिए। ये पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है सूरज की। ठीक है। तो वो भी अब धीरे धीरे घटती जा रही है, इसका भी ह्रास होता जा रहा है। ह्रास का मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण, भूमि भी मतलब हम उसमें से भी पोषक तत्व खींच लेते हैं खेतों के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से। भूमि भी कई जगह हमने देखो कैसे ख़राब कर रखी है, उसके अंदर साथ में पक्के रोड बना लिए हैं जिसके कारण पानी उसमें रिस नहीं पाता भूमि के अंदर, तो पानी की भी कमी होती जा रही है भूमि में। तो ये इसे भूमि क्षरण बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी हम मतलब भूमि का भी डिप्लीशन करते जा रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हमें अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे सतत विकास के बारे में बात की गई है। एक मिनट। तो सतत विकास के बारे में बात की गई है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यह जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। तो यहाँ पर जो है सस्टेनेबल जो गोल्स हैं डेवलपमेंट के, वो उनके बारे में बात की जा रही है कि देखो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी इन संसाधनों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम अभी ये वाली जो पीढ़ी, अभी जो टाइम चल रहा है, हम लोग अगर अंधाधुंध इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे प्राकृतिक संसाधनों का, तो ये एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम आगे की पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि हमने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ख़त्म कर दी, अब तुम बिना पानी के रहो, अब तुम बिना इस चीज़ के रहो, बिना पहाड़ों के रहो, बिना इन चीज़ों के रहो। तो मतलब ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो हमारी जवाबदेही है आगे आने वाली अपनी संततियों के लिए कि हम उनके लिए भी ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो है वो बचा के रखें। तो इसके लिए हमें नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन मतलब मिलजुल कर इनका उपयोग करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो भी इसका उपभोग कर सकें। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। वही सेम बात जो अभी मैंने बोली। ठीक है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ आत्मनिर्भर हैं जबकि अन्य के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है लेकिन पानी जैसे बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है वहाँ पर। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है।
संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ नहीं है। तो ये अब देखो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि जैसे पहाड़ है, अब पहाड़ में जो नदियाँ हैं वो बहुत नीचे नीचे होती हैं और वहाँ पे पानी की बड़ी कमी होती है ऐसे ही सेम लद्दाख में वहाँ पे भी पानी की कमी है, लेकिन फिर भी हमने टेक्निकल उपयोग करके जो है वहाँ पर भी अब लद्दाख के अंदर भी खेती और ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो कैसे हमने मतलब टेक्निक्स का उपयोग किया है। सोनम वांगचुक का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो सोनम वांगचुक जो है वो वहाँ पर ऐसे टेक्निकल उपयोग करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते रहते हैं। तो वहाँ पर बर्फ़ के बने मतलब बर्फ़ के कृत्रिम वहाँ पर टीले बनाए जाते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए, और ड्रिप्स लगाई जाती हैं पानी की, कि कम पानी के लग के ही मतलब खेती हो जाए। और स्पीति वैली के अंदर आजकल जो है वो ऐसे फ्रूट्स उगाए जाने लगे हैं जो सिर्फ विदेशों में मिलते हैं, तो हम अपने यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ऐसे हींग की खेती की जा रही है आजकल स्पीति वैली में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे वो लद्दाख जैसा ही एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पे भी मतलब हींग वगैरह, ये हींग एक्चुअली हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, अफ़गानिस्तान वगैरह यहाँ से जो है हींग इंपोर्ट की जाती है इंडिया में। तो अब इंडिया में ही उगाई जा रही है हींग आजकल। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने मतलब कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो, उस चीज़ को समृद्ध बनाने के लिए, उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम नियोजन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। देखो यहाँ पे तकनीकी की बात की गई है। ठीक है, तकनीकी विकास करके। संसाधन नियोजन के चरण। देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची, संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्र, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान और माप। संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे के साथ एक योजना संरचना विकसित करना। समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना। तो अब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। सबसे पहले तो ऐसे एरियाज़ की लिस्ट बनानी है जिसके अंदर क्या कहते हैं, संसाधन कहाँ कहाँ हमारे भारत में उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद संसाधनों के लिए हमें जो है एक तरीके का वो बनाना होता है, योजना टाइप बनानी होती है कि इससे ज़्यादा हम संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कुछ एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। अब कुछ क्षेत्रों में जो है वो शेर और ये बाघ वगैरह ये सब पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं। उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है ताकि वहाँ के संसाधन नष्ट ना किए जाएं। वहाँ पे पेड़ पौधे और जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है वो शेरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें इस तरीके के प्राकृतिक नियोजन करके चलने पड़ते हैं, वरना इनकी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो फिर इंडिया से ये जो बाघ हैं और ये जो टाइगर्स और लायंस पाए जाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हम अपने जंगलों को संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो। ठीक है, और वहाँ पे गाँव वाँव बसा देंगे तो फिर क्या होगा, ह्यूमन में और जितने भी हमारे जानवर हैं उनके अंदर फिर टकराव होगा, जिसके कारण जानवर ख़त्म हो जाएंगे। और फिर तो हमें ये सारे संसाधन बचा के रखने पड़ते हैं ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी देखे कि हाँ भाई हमारे इंडिया में भी जो है टाइगर्स आज भी पाए जाते हैं और लायंस आज भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें योजना बनाकर रखनी पड़ती है और इन चीज़ों को संरक्षित करके रखना पड़ता है। समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं को भी मिलान करना। तो हमें जो हमारी नेशनल लेवल पे जो योजनाएं बनती हैं उनको हमारे आसपास की जो स्टेट में जो नेशनल को हमें आसपास के एरिया से मिलाना और उन योजनाओं में कुल मिला के तालमेल बिठाना कि हम अपने संसाधनों को कैसे सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो संसाधनों का संरक्षण, अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने ये भी कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए तो भारत में काफ़ी है, लेकिन किसी के लालच को हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। ठीक है,
तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी जो है ना ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों की तरह या विदेशों की तरह जो है उत्पादन पे इतना ध्यान ना देकर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उत्पादन करें और जितना ज़रूरी है उतना ही करें। हमें आगे चल के मतलब इस चीज़ का बिजनेस नहीं करना अपने संसाधनों का, हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए रखना है और उसके बाद हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, ये लंबे समय में कैसे फ़ायदेमंद रह सकता है। तो इसके अंदर आप ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे, ये दोनों पॉइंट्स को आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध है, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध है फिर भी वे अविकसित हैं, क्या कारण हो सकता है? इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इस समस्या का हल करने में कैसे मदद कर सकता है? तो यहाँ पर आप आंसर इस तरीके से लिखोगे, ये वाला पूरा, इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर का। ठीक है, आप इसको उतार लेना। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड नंबर है, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है ना कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था? क्या आप इससे समझाने के लिए वास्तविक जीवन से कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो इसके अंदर आप जो है वो ये वाला पूरा लिखेंगे, प्लस अपनी लाइफ से कुछ ऐसे उदाहरण लिखेंगे कि कैसे लालच जो है वो आपको लगता है एक बुरी बला है और लालच ने किस तरीके से हमारे जो पर्यावरण है उसको इफ़ेक्ट करा है। तो इसके लिए आप ग्लोबल वार्मिंग का जो है एग्जांपल दे सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में ये हुआ है कि मतलब हमने इतना ज़्यादा धुआं फैला दिया है अपनी गाड़ियाँ चलाकर, अब फैक्ट्रियों से, कि जो हमारे एनवायरनमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो गई है, जिससे ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलकर उससे समुद्र तल बढ़ रहा है और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डूबने लगे हैं अब, और सुनामी जैसी परिस्थितियाँ आने लग गई हैं। तो ये सब आपको मतलब अपने शब्दों में लिखना है, तो आप लिख लेना। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आप और भी ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जो आपको लगता है कि ये जो इंसान का लालच है उसकी वजह से जो है आज के टाइम में पर्यावरण में ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये थोड़ा सोचकर लिखना पड़ेगा, तो अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। अब आप बड़ी क्लास में हो गए हैं, 9th क्लास में, हर चीज़ आपको हाथों से लिख कर नहीं दी जाएगी, आपको खुद भी सोच कर लिखना है। तो ये आपके ऊपर है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आपको हैंडल करना है। बाकी ये इसके फर्स्ट पार्ट का मैंने आंसर दिखा दिया, ये वाला पूरा आपको उतारना है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपने थॉट्स लिखेंगे। ठीक है, क्या आप इसे समझाने के लिए कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण दे सकते हैं? तो आप अपना कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है पर्यावरण से रिलेटेड। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।